हेलो दोस्तों, आज फिर आप लोगों का हमारे इस YouTube क्लास में वेलकम है। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक यदि इसका वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पिछले क्लास में हमने जाना था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो यह बताया गया था कि पुराने बंधों का टूटना एवं नए बंधों का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऐसा नहीं होता है कि किसी एक तत्व का परमाणु किसी दूसरे परमाणु में बदल जाए, और ऐसा भी नहीं होता है कि मिश्रण से कोई एक परमाणु अलग हो जाए, बाहर निकल जाए। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इन तत्व के परमाणुओं के मध्य बंधों के टूटने और बंधों के जुड़ने से नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। तो आइए हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। इसे हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़े और केवल एक उत्पाद का निर्माण हो, उसे हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस H2 प्लस ऑक्सीजन गैस O2, ये दोनों आपस में संयुक्त होकर H2O जल का निर्माण करते हैं। हमने आपको बताया था कि तीर के निशान के पहले जो भी कुछ लिखे जाते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट, और जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। संयोजन अभिक्रिया में यह बताया गया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, जैसे एक अभिकारक आपका हाइड्रोजन गैस है, एक अभिकारक आपका ऑक्सीजन गैस है, यह दोनों मिल रहा है तो प्रोडक्ट केवल कितना बन रहा है? एक, केवल जल बन रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। आइए और भी देखते हैं उदाहरण। जैसे कार्बन है, कोयला है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। यदि हम इसका दहन करें तो कोयले का दहन किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होगा। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाएंगे और साथ ही साथ में ऊर्जा निर्मुक्त होगी, हीटर को ऊष्मा निकलेगी। इसमें भी देखिए, एक अभिकारक, एक रिएक्टेंट कार्बन है, एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन है, और ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलकर केवल एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो नीचे वाली भी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, एडिशन रिएक्शन है। उसके बाद से सी वाला एग्जांपल देख लेते हैं हम। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं अनबूझा चूना। यदि हम इसको जल में मिलाएं, H2O सूत्र होता है जल का, तो बनेगा CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब भी हम अनबूझा चूना को जल में मिलाते हैं तो बूझा चूना बनता है और साथ ही साथ में ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है, हीट। इसमें भी देखिए, एक रिएक्टेंट आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, एक रिएक्टेंट आपका जल है,
और ये दोनों रिएक्टेंट मिल रहे हैं तो केवल एक ही प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथिलीन। इसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने में इसका उपयोग होता है। यदि हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ कराएं, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में टेम्परेचर रहे 300 डिग्री सेल्सियस, तो होगा क्या, यह बीच में जो बंद है डबल बॉन्ड, वह एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम था एथिलीन और इसका नाम है एथेन। यानी कि इसमें भी देखिए एक रिएक्टेंट एथिलीन है, एक रिएक्टेंट आपका हाइड्रोजन गैस है और ये दोनों आपस में संयुक्त होकर के केवल एक प्रोडक्ट एथेन बना रहे हैं। यानी कि लिखी हुई सभी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, और एक चीज आप जानते हैं हम लोग, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोथर्मल रिएक्शन, और एक होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मल रिएक्शन। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं आगे जानते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण होने के दौरान उष्मा का उत्सर्जन करते हैं, उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम इस लिखे हुए चारों उदाहरणों में देखें तो बी वाला सी वाला जो अभिक्रिया है यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए इसमें कार्बन कोयला है, कोयला को जब जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, यानी कि दो रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं, एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक ऐसी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया है। और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ इसमें से उष्मा भी निकल रही है, इसलिए यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद से उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। इस नीचे वाले में भी देखें तो जैसे हम अनबूझा चुना को जल में मिलाते हैं तो बुझा हुआ चुना बनता है और पूरा का पूरा पात्र जिसमें यह क्रिया करा रहते हैं वे गर्म हो जाते हैं। यानी कि यह भी अभिक्रिया जब हो रही है, यह दोनों अभिक्रियाएं जब हो रही हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोडक्ट बन रहा है और साथ साथ क्या बन रहा है, उष्मा बन रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद से है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण होते समय या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण कराने के लिए हमें उष्मा लगानी पड़ती है, ऊर्जा लगानी पड़ती है, उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नीचे वाले उदाहरण में हम देखें तो एथिलीन की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं तो उस दौरान हम खुद 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ताप दे रहे हैं, यानी ऊर्जा दे रहे हैं। ऊर्जा यहाँ पे क्या हो रही थी, निकल रही थी, तो वह उष्माक्षेपी थी। यहाँ पर ऊर्जा हम खुद लगा रहे हैं तो यह कैसी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूर्ण करने के लिए हमें उष्मा लगानी पड़ती है उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद से हम जानेंगे वियोजन अभिक्रिया।
वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो इसका डिफिनीशन होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक रिएक्टेंट से, एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कहते हैं, चाक का ये सूत्र है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। यानी क्या हो रहा है, देखिए एक अभिकारक है और कितने उत्पाद बन रहे हैं, दो उत्पाद बन रहे हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसको हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब सुन लीजिए, वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं यह दो प्रकार की होती हैं। एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ता है, ऊर्जा देना पड़ता है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ऊपर लिखा भी गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक अभिकारक है, इसे दो उत्पाद में तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा लगानी पड़ गई, इसलिए यह कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और है FeSO4, इसका नाम है फेरस सल्फेट, इसके दो अणु ले लेते हैं। अब फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो यह Fe2O3 SO2 और SO3 भी अपघटित हो जाता है। यानी कि जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो यह फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। यानी कि यह भी अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया, और कैसी वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा लगानी पड़ी है। और ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा लगानी पड़ी, यानी कि यह लिखी हुई दोनों अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रियाएं हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि इसमें इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें ऊष्मा लगानी पड़ रही है। उसके बाद से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक और एग्जांपल PbNO3 का ट्वाइस, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। इसको भी जब हम गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है PbO लेड ऑक्साइड में, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। दो PbO लेड ऑक्साइड, इसमें भी इस अभिक्रिया को भी देखें तो इसमें भी हमें ऊष्मा लगानी पड़ रही है, इसलिए यह और एक ही अभिकारक है, एक अभिकारक होने के कारण एक ऐसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है।
और यह कैसी वियोजन अभिक्रिया है? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा लगानी पड़ रही है। अब हम देखें तो हम इन तीनों अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि इन तीनों अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए हमें ऊष्मा लगानी पड़ रही है। उसके बाद से हम जानते हैं एक और इसका प्रकार होता है, ऊष्मीय वियोजन दो प्रकार का होता है, सॉरी वियोजन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होता है और एक होता है वैद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक को कई उत्पादों में तोड़ने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो उसके बाद से है वैद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया। तो वह वियोजन अभिक्रिया जिसे पूर्ण करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, उसे हम विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए H2O जल है, यदि जल में हम वैद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें, वैद्युत धारा, तो यह जल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाएगा। अतः यह भी एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि एक ही अभिकारक है और यह टूट रहा है तो दो उत्पाद बन रहे। तो जरूरी नहीं कि दो ही उत्पाद बने, दो से भी अधिक उत्पाद बन सकते हैं, लेकिन अभिकारक कितना होना चाहिए? एक। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक ऊष्मीय और एक वैद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया। आइए अब हम जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं इंग्लिश में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु या यौगिक से जुड़ा हुआ परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा हटा दिया जाता है। किसके द्वारा हटा जाएगा? कम क्रियाशील परमाणु या समूह अधिक क्रियाशील परमाणु या समूह के द्वारा हटा दिए जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यदि हम जाने, जैसे हम देख लेते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी, इसे आपको पढ़ाया जाएगा आगे चल के। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर। ऐसे इन सभी धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसमें जो धातु ऊपर आता है इसको हम कहते हैं, इस श्रेणी को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी में जो धातु ऊपर आता है वह ज्यादा सक्रिय होता है और जो धातु नीचे आता है वह कम सक्रिय होता है। अतः किसी भी अणु या यौगिक में यदि कोई कम सक्रिय धातु जुड़ा हुआ है, यदि उसके सामने अधिक सक्रिय धातु आ जाता है तो वह उसको हटा देता है।
तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और एक चीज और भी जान लीजिए, एक नियम है कि कभी भी अम्ल धातुओं के साथ, ये सभी के सभी धातु, कभी भी अम्ल धातुओं के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन यह जान लीजिए कि सामान्य स्थिति में वही धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे। नीचे आने वाले धातु हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करते हैं अम्ल से अभिक्रिया करने के दौरान। आइए फिर से सुनते हैं हम लोग। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु या यौगिक से जुड़ा हुआ कोई परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा हटा दिया जाता है तो उसे हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए CuSO4 कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है और इसमें यदि हम लोहे की छड़ डालते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? कॉपर सक्रियता श्रेणी में नीचे है यानी कि कम क्रियाशील है, और आयरन कॉपर के ऊपर है यानी कि यह अधिक क्रियाशील है। तो यौगिक किसका है? कॉपर का। इसके सामने Fe आ रहा है तो Fe अधिक शक्तिशाली होने के कारण, अधिक सक्रिय होने के कारण, अधिक क्रियाशील होने के कारण यह Cu को हटा देगा और उसका स्थान स्वयं ले लेगा। तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। यह कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि Cu को Fe विस्थापित करके उसके स्थान पे स्वयं जुड़ गया। ठीक उसी प्रकार से एक उदाहरण और देखें, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को यदि हम जिंक चूर्ण पे डालें तो क्या पाएंगे? H जिंक के नीचे है, हाइड्रोजन जिंक के नीचे है यानी कि H2 कम क्रियाशील है, Zn अधिक क्रियाशील है यानी कि अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, और अभिक्रिया करने के दौरान बनाएंगे ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यह जिंक सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, इसलिए यह H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर रहा है। यदि यह नीचे रहता तो क्रिया नहीं कर पाता। एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, जैसे यदि हम कहें कि H2SO4 को यदि हम कॉपर पे प्रवाहित करें, कॉपर के ऊपर डालें तो क्या होगा? तो कॉपर देखिए हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो यह अभिक्रिया सामान्य स्थिति में नहीं होगी। अब उसके बाद से और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड, क्लोरोएथेन इसका नाम है, लिख देता हूं एथिल क्लोराइड। यदि हम इसकी अभिक्रिया NaOH क्षार के साथ कराते हैं तो होगा क्या? Na यह अपघटित होगा, NaCl अलग हो जाएगा और Cl के स्थान को कौन ग्रहण कर लेगा? OH ग्रहण कर लेगा और बनेगा क्या? CH3CH2OH। इसका नाम है एथिल एल्कोहल, जिसे हम शराब कहते हैं। और क्या अलग होगा? NaCl। यह कैसी अभिक्रियाएं थी? यह सभी अभिक्रियाएं आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं थी। अब उसके बाद से है इसको इसके बाद से है रासायनिक अभिक्रियाओं में द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे हम कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया।
बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2। यदि इन दोनों अभिकारकों की हम अभिक्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या, BaSO4 प्लस NaCl। तो इसमें क्या हुआ, आयनों की अदला बदली हुई है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे आयनों की अदला बदली हुई है। जैसे हम इसको तोड़ें तो ये किस रूप में टूटेगा, Na प्लस, कितने Na प्लस है, 2 Na प्लस है, और प्लस क्या है, SO4 है। यस, SO4 के साथ 2 Na जुड़े हैं, यानी कि एक Na के ऊपर एक प्लस चार्ज आया है, 2 Na है तो SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज आएगा। उसी प्रकार से BaCl2 को यदि तोड़ते हैं तो Ba के ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा और 2 Cl है, Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा। और उसके बाद से हम देखेंगे क्या कि अभी बताया गया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है। पहले Ba+2 चार्ज Cl के साथ जुड़ा है और यहाँ पे Na+2 चार्ज Na प्लस चार्ज जो है SO4 के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो Ba के साथ कौन जुड़ जा रहा है, SO4 जुड़ जा रहा है, BaSO4 बन जा रहा है। और Na, एक Na के साथ एक Cl, 2 Na है, 2 Cl है, तो क्या बन जाएगा, NaCl। इसमें आयनों की अदला बदली हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। उसके बाद से है एक एग्जांपल और है आपके सामने, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम है, प्लस NaCl। जैसे ही हम इन दोनों को मिलाएंगे तो Ag पहले NO3 के साथ जुड़ा है, NaCl के साथ जुड़ा है, मिलाएंगे जैसे ही तो AgCl के साथ जुड़ जाएगा और NaNO3 के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। इसमें भी क्या हुई है, आयनों की अदला बदली हुई है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद से आइए हम जानते हैं उसके बाद से है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। जैसे यदि हम NaH4Cl अमोनियम क्लोराइड जिसे हम नौसादर कहते हैं, यदि हम इसको गर्म करते हैं तो यह अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक में टूट जाता है, HCl में टूट जाता है, और जैसे ही इसे हम ठंडा कर देंगे तो पुनः यह दोनों आपस में संयुक्त होकर के NaH4Cl बना लेंगे, यानी कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन, वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में नहीं चलेगी, उसे हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे मान लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaOH क्षार के साथ अभिक्रिया करके NaCl लवण और H2O बना रहा है, तो जैसे ही हम अम्ल और क्षार को मिला के लवण और जल बनाएंगे
तो ऐसा नहीं होगा कि यह पुनः आपस में संयोग करके जो है HCl और NaOH बना ले, अतः यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यदि हम दूध से दही बना दें तो फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते, अतः दूध से दही का बनना अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आइए दो चीजें और जानना है, इसमें जान लेते हैं। भौतिकी परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिकी परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का क्या बदल जाए? आकार बदल जाए, साइज, उसकी आकृति बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, उसकी अवस्था बदल जाए, लेकिन उसका आणविक जो सूत्र है, रासायनिक जो सूत्र है, उसमें कोई परिवर्तन न हो, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिकी परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे का छड़ है, लोहे के छड़ को यदि हम टेढ़ा कर दे तो भी वह लोहा ही रहेगा, बस क्या होगा, उसका आकृति बदल जाएगी, रंग, उसको यदि लोहे को हम लाल तप्त गर्म कर रहे हैं तो वह लाल तप्त हो जाएगा, रंग उसका लाल हो जाएगा, किंतु वह लोहे के सिवा वह चांदी नहीं कहलाएगा, वह अब भी लोहा ही रहेगा। पिघला के हम उसे चाहें तो द्रव अवस्था में भी ला सकते हैं, फिर भी वह लोहा ही रहेगा। यदि किसी जल की बात करें, जल को हम ठंडा करके बर्फ बना लें, गर्म करके इसको वाष्प की अवस्था में ले जाएं, अवस्थाएं तो चेंज हो रही हैं, किंतु इसका आणविक सूत्र हर जगह क्या होगा? जल का H2O ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः यह भौतिकी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हो या न हो, किंतु उसका रासायनिक संगठन ही बदल जाए, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम जो है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, यदि हम लोहे को खुले स्थान पे रख दें, लोहे को नमी वाले स्थान पे खुले वातावरण में रख दें, तो जल के ऑक्सीजन और जल के साथ यह अभिक्रिया करके जंग बना लेगा, यानी कि अब इसका क्या होगा? शुद्ध लोहे का जो रासायनिक संगठन था वह परिवर्तित हो गया। इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिकी परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन, अधिकतर रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते हैं, किंतु कुछ होते हैं, जैसे पिछले उदाहरण में बताया गया। इस क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं हमने यह जाना, समझा। यदि इसमें आपको कोई भी दिक्कतें आती हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद से हम अगले क्लास में जानेंगे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन क्या होता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।